तारीख थी 27 मार्च 2026। जगह काठमांडू का शीतल निवास। यहाँ ना लाखों युवाओं का एक सपना सच हो रहा था। और ये कोई छोटा मोटा सपना नहीं था। ये वो सपना था जिसके लिए सिर्फ 1 साल पहले ही पूरा नेपाल सड़कों पर उतर आया था। एक ऐसा सपना जो नेपाल की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। और देखिए, इस बदलाव को लीड करने वाली नई सरकार ने ना आते ही अपने इरादे एकदम साफ कर दिए। होम मिनिस्टर सुदन गुरुङ ने जो कहा वो बस एक नारा नहीं था, बल्कि एक कसम थी। एक ऐसी कसम जो आने वाले दिनों में नेपाल की पूरी पॉलिटिक्स को हिलाकर रख देने वाली थी। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे नेपाल के दशकों पुराने पॉलिटिकल डेडलॉक से। फिर देखेंगे कि कैसे जेनजी ने एक क्रांति की आग जलाई, कैसे एक रैपर स्टेज पर आया और कैसे ये नई सरकार एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में काम कर रही है। और हाँ, आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या। तो चलिए कहानी की शुरुआत ठीक वहीं से करते हैं जहां से इस पूरी क्रांति की नींव पड़ी। मतलब दशकों तक नेपाल एक ऐसे पॉलिटिकल जाल में फंसा रहा जिसने देश के भविष्य पर ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। तो पहला हिस्सा इसी पर है, नेपाल का दशकों का गतिरोध। देखिए, 1990 में डेमोक्रेसी तो आ गई, लेकिन उसके साथ ही नेपाल में एक पुराना पॉलिटिकल सिंडिकेट भी एक्टिव हो गया। और इसका नतीजा स्कैम पर स्कैम, हर तरफ करप्शन। एक ऐसा सिस्टम बन गया था जिसमें नेता, ब्यूरोक्रेट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स सब मिलके मलाई खा रहे थे और जनता के हाथ में सिवाय निराशा के कुछ नहीं आ रहा था। मतलब अस्थिरता का आलम तो कुछ ऐसा था कि लोग इसे पॉलिटिकल म्यूजिकल चेयर्स का खेल कहने लगे थे। सोचिए जरा, डेमोक्रेसी आने के बाद पहले 18 सालों में ही नेपाल ने 14 अलग अलग प्रधानमंत्री देख लिए। 14! इसका मतलब है औसतन एक प्रधानमंत्री 1 साल भी कुर्सी पर नहीं टिक पा रहा था। 2015 में नया संविधान आया, एक उम्मीद जगी। लेकिन हुआ क्या? चेहरे वही पुराने लौट लौट कर आते रहे। और इस पूरे पॉलिटिकल फेलियर की सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई? देश के युवाओं ने। आंकड़ा सुनिए, हर रोज, जी हां, हर एक दिन 10,700 से ज्यादा नेपाली युवा अपना देश छोड़कर बाहर नौकरी करने जाते हैं। हालात इतने खराब हैं कि बाहर से जो पैसा आता है, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, वो नेपाल की जीडीपी का करीब करीब 25 से 30% है। तो जब निराशा इतनी ज्यादा होना, तो अक्सर एक छोटी सी चिंगारी ही बगावत की आग भड़काने के लिए काफी होती है। और नेपाल में ये चिंगारी जलाई देश की सबसे यंग जनरेशन ने। तो अब आता है हमारा दूसरा हिस्सा, जेन जेड का विद्रोह। कहानी शुरू हुई सरकार के एक फैसले से। सितंबर 25 में सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाम कसने की कोशिश की और फेसबुक, यूट्यूब समेत 26 प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। बस युवाओं के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। वो सड़कों पर उतर आए, सिर्फ इस बैन के खिलाफ नहीं, बल्कि सालों से जमे सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ। सरकार ने उन्हें बल से दबाने की कोशिश की, जिसमें 18 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई। लेकिन इससे गुस्सा कम होने की बजाय और भड़क गया। बात इतनी बढ़ गई कि जब आर्मी को गोली चलाने का ऑर्डर दिया गया, तो आर्मी ने साफ मना कर दिया और आखिर में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना ही पड़ा। देखिए, जब भी कोई बड़ा पॉलिटिकल भूचाल आता है तो एक वैक्यूम बन जाता है, और उस वैक्यूम को भरने के लिए अक्सर कोई ऐसा हीरो सामने आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। नेपाल में ये चेहरा था एक म्यूजिशियन का। तो अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, एक रैपर का उदय। तो एक तरफ कौन थे? दशकों से सत्ता में जमे करप्शन के आरोपों में डूबे नेता, और दूसरी तरफ बैलन शाह, पेशे से एक रैपर, पढ़ाई से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर और उम्र सिर्फ 35 साल। प्रोटेस्ट के दौरान उनका एक गाना नेपाल हसीको, यानी नेपाल मुस्कुराया, इतना वायरल हुआ कि वो देखते ही देखते युवाओं की आवाज बन गए। और फिर जब चुनाव हुए तो जनता ने अपना फैसला सुना दिया। बालिन शाह की पार्टी आरएसपी ने 275 में से 182 सीटें जीत लीं। समझिए, ये कोई मामूली जीत नहीं थी। 1959 के बाद नेपाल के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला ही नहीं था। ये एक सीधा सीधा मैसेज था कि पुराना सिस्टम अब नहीं चलेगा। चुनाव के बाद जो कैबिनेट बनी ना, वो भी अपने आप में एक कहानी है। ये साउथ एशिया की सबसे यंग कैबिनेट है। सोचिए, 30% से ज्यादा सांसद 30 साल से कम उम्र के हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी किए हुए इकोनॉमिस्ट। तो होम मिनिस्टर हैं एक फॉर्मर डीजे जो खुद 2025 के प्रोटेस्ट में शामिल थे। मतलब एक्सपीरियंस और युवा जोश का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। अच्छा,
चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन वादे पूरे करना वो बिल्कुल अलग बात है। और इस नई सरकार ने दिखाया कि वो सिर्फ बातें करने नहीं बल्कि काम करने आई है, और वो भी फुल स्पीड में। तो हमारा चौथा सेक्शन है तेज रफ्तार से चलती सरकार। आते ही सबसे पहला हमला हुआ उस वीआईपी कल्चर पर, जिससे आम आदमी परेशान हो चुका था। मंत्रियों के काफिले के लिए सड़कें बंद, कोई सायरन नहीं, कोई स्पेशल रूट नहीं, और हाँ, सरकारी दफ्तरों से नेताओं की तस्वीरें हटाने का भी ऑर्डर दे दिया गया। इसके बाद आया एक ऐसा फैसला जिसकी चर्चा हर तरफ होने लगी। अब जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना होगा। लॉजिक बड़ा सिंपल है, जब तक सिस्टम चलाने वालों के बच्चे खुद उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक वो उसे सुधारने पर ध्यान क्यों देंगे? इससे सिस्टम को अंदर से ठीक करने का एक प्रेशर बनेगा। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक डिजिटल ट्रांसपेरेंसी प्लेटफॉर्म का भी ऐलान हुआ। इसका सीधा मतलब ये है कि अब कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन देख सकेगा कि कौन सा मंत्रालय क्या काम कर रहा है, उसकी डेडलाइन क्या है और काम कितना आगे बढ़ा है। सब कुछ जनता की नज़रों के सामने, कोई छिपाछिपी नहीं। और फिर आया वो दिन जिसने नेपाल की सियासत में एक नया चैप्टर लिख दिया। 28 मार्च की सुबह शपथ लेने के ठीक अगले ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया। चार्ज क्या था? 2025 के प्रोटेस्ट के दौरान हुई मौतों में क्रिमिनल नेग्लिजेंस का। होम मिनिस्टर का वो वादा पूरा हो रहा था, कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो एक क्रांति हुई, एक नई सरकार बनी और बड़े बड़े फैसले भी ले लिए गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? तो हमारा आखिरी हिस्सा इसी पर है, ऊंची उम्मीदें और बड़े सवाल। इस सरकार ने अपने लिए टारगेट्स बहुत ऊंचे सेट किए हैं। आज नेपाल की जीडीपी करीब $42 बिलियन है और टारगेट है इसे अगले 5 से 7 साल में $100 बिलियन तक ले जाना। इसके लिए आईटी सेक्टर, हाइड्रो पावर और विदेशों में बसे नेपालियों पर बड़ा दांव लगाया जा रहा है। प्लान में $30 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बनाना भी शामिल है। लेकिन इन आर्थिक लक्ष्यों से भी बड़ा सवाल है, क्या यह सरकार उस ब्रेन ड्रेन को रोक पाएगी जो देश को अंदर से खोखला कर रहा है? कुछ शुरुआती संकेत तो अच्छे हैं। विदेशों में बसे नेपाली अब नेपाल वापसी की बातें करने लगे हैं। ठीक है, अभी ये सिर्फ एक फीलिंग है, लेकिन कम से कम एक पॉजिटिव बातचीत तो शुरू हुई है। बालेन शाह ने ये भी साफ कर दिया है कि उनकी सरकार में धर्म या जाति के नाम पर राजनीति नहीं होगी। पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी और डेवलपमेंट पर होगा। अब सवाल ये है कि क्या सच में बांटने वाली राजनीति की जगह काम करने वाली राजनीति अपनी जड़ें जमा पाएगी? और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल, नेपाल में जो हुआ, जहां युवाओं ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाकर एक पूरे सड़े हुए सिस्टम को बदल दिया, क्या ये कहानी सिर्फ नेपाल तक ही सीमित रहेगी या फिर ये दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी डेमोक्रेटिक चेंज का एक नया ब्लूप्रिंट बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।